जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम आज शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। इसकी वेटेज मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं 3 एमसीक्यूज़ आएंगे इस चैप्टर में से। देयर आर 3 एमसीक्यूज़ बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें हमारे पास क्या है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं है इस चैप्टर में से। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं और उनकी जो वर्डिंग भी मैंने यहाँ पे एक सिंपल वे से लिखी हुई है। बच्चों आप इस इन इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करो। और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला पहला हमारे पास, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला हमारे पास क्या है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? और ये हमारे पास क्या है, इसमें हम अपने कंप्यूटर को, प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हैं जो यूजर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें प्लानिंग होती है और डिजाइनिंग होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है। ठीक है, जिस तरह आपके स्कूल मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर है, कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअली आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं दैट कैन सॉल्व यूजर्स प्रॉब्लम्स। तो ये सिंपल वर्डिंग में आपने इस शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के ऊपर नोट करो, इस वीडियो को बार बार देखो, जैसे आपका दिल करे। आपके सामने ये जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसका 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 बेसिक पर्पस क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक 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 वे है, सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं दैट विल बी विद इन टाइम एंड बजट इन अ सिस्टमेटिक वे। समझो सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर को? क्वालिटी सॉफ्टवेयर को। और क्या वो सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, वो विद इन टाइम भी होता है और विद इन बजट भी होगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एसडीएलसी। तो हम कह सकते हैं एसडीएलसी एक वे है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं विद इन टाइम और विद इन बजट। और एग्जांपल है जी, फॉलोइंग्स एसडीएलसी हेल्प्स अ टीम बिल्ड अ मोबाइल ऐप स्टेप बाय स्टेप विदाउट कंफ्यूजन। कि एक टीम है, डेवलपर्स की टीम है, कोई मोबाइल ऐप है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से उसको बना सकती है। समझो आपके पास स्टेप्स होते हैं, आपने फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर को बनाना होता है, फेजेस होती हैं ये। जैसे हर चीज़ की फेज होती है, हर चीज़ जो बनती है वन गो में नहीं बनती, डिफरेंट फेजेस से मिलके बनती हैं चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट फेजेस से मिलके बनता है। तो उन फेजेस, सिस्टमेटिक फेजेस होती हैं वो, और हमने उनको फॉलो करना होता है और उसमें फिर अच्छा और क्वालिटी और सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। होपफुली बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा कि एसडीएलसी क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है जी, फेज है इसकी एक। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमने ना क्या करना होता है, हमने ना यूज़र से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछना होता है। जिनको हमने सॉफ्टवेयर बना के देना है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमने उन यूज़र को ही बना के देना है। डेवलपर्स कलेक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट यूज़र वांट फ्रॉम द सिस्टम। कि यूज़र हमारे उस सिस्टम से क्या चाहता है, किस तरह का सिस्टम बनवाना चाहता है। जैसे आस्किंग टीचर व्हाट फीचर्स दे नीड इन अटेंडेंस सिस्टम। आप टीचर से पूछेंगे, कॉलेज का सॉफ्टवेयर, आप टीचर से जाके बात करेंगे, सर आपके अटेंडेंस सिस्टम के अंदर किस तरह के फीचर्स डू यू वांट टू ऐड, आप चाहते हो किस तरह के फीचर्स उसमें ऐड हो। तो वो आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में ये सारा काम करते हैं। मतलब जो यूज़र, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसने सॉफ्टवेयर को इन फ्यूचर यूज़ करना है, आप उनसे जाके पूछते हो कि आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। वो हमारे पास कौन सी फेज होती है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम ये देखते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होंगी जो वो यूज़र को देगा। जिसमें हम देखते हैं व्हाट व्हाट अ सिस्टम शुड डू फॉर द यूज़र। इसमें हम ना एक क्वेश्चन देखते हैं व्हाट, कि हम देखते हैं व्हाट, और नॉन फंक्शनल में देखते हैं वाई, हाउ सॉरी,
कि कैसे वो परफॉर्म करेगा। व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम क्या करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम क्या करेगा, यूज़र को एक लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो अपने यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे अपना लॉगिन, ठीक है, वहाँ पे लॉगिन होंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड लगाएंगे, जनरेटिंग स्टूडेंट्स रिजल्ट रिपोर्ट्स, और वो जो है ना स्टूडेंट्स रिजल्ट रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकता है। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये फंक्शनैलिटी होंगी कि इसमें लॉगिन सिस्टम होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स लॉगिन होंगे और वो स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास ये देखा जाता है कि एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या होगी। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर हैं, उनकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, उनकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, कोई भी इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर हैं, उनकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, एयरलाइन सिस्टम है, उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी। तो एक्चुअली उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि वो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो यूज़र यूज़ कर सकता है। फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर जो उसके फीचर्स होंगे वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास बच्चों क्या हैं, ये वो फीचर्स होते हैं कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, कि सिस्टम शुड बी फास्ट एंड सिक्योर, आपका सिस्टम फास्ट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। सिस्टम शुड हैंडल 1000 यूजर्स, वो सिस्टम जो है ना 1000 यूजर्स हैं, 10,000 यूजर्स हैं, उनको हैंडल कर सके सिमल्टेनियसली। ऐसा ना हो जाए कि उसकी स्पीड स्लो हो जाए। तो ये बैक एंड के ऊपर जो फीचर्स हैं। अच्छा, जो फ्रंट एंड के जो यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता। उनको कंसर्न है कि हमें क्या चीज़ प्रोवाइड हो रही है। बैक एंड के जो फीचर्स हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हमने देखनी होती हैं, और ताकि ना हमारा सिस्टम ज़्यादा रिलायबल हो। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि सिस्टम जी 100 स्टूडेंट्स को, यूजर्स को इजीली हैंडल कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो 10,000 होते हैं या 1000+ हो जाते हैं तो वो फिर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, स्पीड में इशू आ जाता है, सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो ये जो इश्यूज होते हैं कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे परफॉर्म कर रहा है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें स्पीड, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी सब कुछ आ जाता है नॉन फंक्शनल में। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं सिस्टम का, और उसमें डायग्राम्स होती हैं, डिफरेंट आपके यूआई यूज़र इंटरफेस मॉडल्स होते हैं। समझो ब्लूप्रिंट है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक लेआउट है। जैसे घर बनाने से पहले उसका एक ना डिज़ाइन बनाया जाता है कि घर आपका कैसे दिखेगा, किस तरीके का आपका घर होगा, क्या चीज़ आप बनाओगे, फ्रंट पे क्या होगा, आपका लिविंग रूम कैसा होगा, सारा आपका जो डिज़ाइन बनता है सॉफ्टवेयर का, उसका जो लेआउट बनता है उसको प्लान किया जाता है किसमें, डिज़ाइन फेज में। इसमें हम फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं, स्क्रीन लेआउट्स बिफोर राइटिंग कोड, आपके जो लेआउट्स होंगे, आपके जो इंटरफेस होगा यूज़र का, यूज़र इंटरफेस हम बनाते हैं। इसमें सिस्टम आर्किटेक्चर को देखते हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन फेज में होता है, एक्चुअली इट इज़ बिफोर कोडिंग फेज, ये कोडिंग फेज से पहले होती है। अच्छा जी, कोडिंग फेज क्या होती है, एक्चुअली ये वो फेज होती है जो डिज़ाइन फेज के बाद आती है। इसमें क्या होता है, एक प्रोग्रामर जो है ना एक्चुअली क्या करता है, कोड को राइट करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल राइटिंग कोड। प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, टीम में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टीम है वो कोड को राइट करते हैं बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, अपनी मर्जी से नहीं, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। राइटिंग पाइथन और C++ कोड फॉर अ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए वो क्या करेंगे जी, टीम क्या करेगी, प्रोग्रामर्स, वो पाइथन यूज़ कर सकता है लैंग्वेज, C++ यूज़ कर सकता है, जावा यूज़ कर सकता है। जो भी रिकमेंडेड लैंग्वेज होगी उसमें वो क्या करेगा, कोड को राइट करेगा। उसको बोलते हैं कोडिंग फेज, इसको डेवलपमेंट फेज भी बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, एक जब कोडिंग फेज हो जाती है तो हम उसमें कोई एरर्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बिफोर डिप्लॉयमेंट, एक्चुअली यूज़र को देने से पहले, एंड यूज़र को देने से पहले हम उसको इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं है और सॉफ्टवेयर जो है ना वर्क कर रहा है करेक्टली एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड का मतलब है जैसे लोगों को चाहिए,
यानी जैसे यूजर्स को चाहिए क्या सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक किया जाता है। चेकिंग इफ अ लॉगिन सिस्टम वर्क्स विदाउट क्रैशिंग, इसमें चेक किया जाएगा लॉगिन सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई क्रैश तो नहीं हो रहा। तो ये ना हो कि हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दें और बाद में पता लगे लॉगिन सिस्टम का इशू हो, कहेंगे सर आपने ये कैसा सॉफ्टवेयर बना के दिया है, कोई हमने पेमेंट ऑनवर्ड नहीं करनी है आपसे, कभी भी कोई सिस्टम नहीं बनाना, ना ही आगे रिकमेंड करना है, आपकी गुडविल चली जाती है इससे। तो कोई भी सॉफ्टवेयर कोडिंग के बाद फौरी तौर पे डिप्लॉयमेंट नहीं होती, टेस्टिंग की जाती है, डिफरेंट लेवल की टेस्टिंग होती है। ये आप लोगों ने इसका पढ़ा है, इसको इसके बारे में डिटेल से आप लोगों ने इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है डिप्लॉयमेंट क्या होती है, और इसमें हम सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है आफ्टर टेस्टिंग हम अवेलेबल कर देते हैं, और किसके लिए, यूजर्स के लिए इन रियल इन्वायरमेंट, ताकि वो रियल इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर पे यूज़र काम करें। बिल्कुल जो नया सॉफ्टवेयर हमने बनाया है टेस्टिंग के बाद, वो यूज़र्स जो एंड यूज़र्स हैं जिनके लिए बनाया गया है, उनके कंप्यूटर्स में, उनके सर्वर्स में जाके उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ताकि वो आसानी से उसको क्या करें, यूज़ करें। दैट इज़ अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। इंस्टॉलिंग अ स्कूल सिस्टम ऑन ऑफिस कंप्यूटर्स, ऑफिस के कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे आपने स्कूल सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ इंस्टॉल कर दिया और लोग उस पर काम करना शुरू किया। दैट इज़ अ डिप्लॉयमेंट। अब इसका मतलब है आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया, अब आपके पास नहीं रहा। मेंटेनेंस क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई बग्स आते हैं, कोई अपडेट्स आते हैं, तो वो आप सॉफ्टवेयर पे वो करते हो। आफ्टर इट रिलीज, अपडेटिंग एन ऐप टू इम्प्रूव स्पीड और ऐड न्यू फीचर, जिसमें आप ऐप को की स्पीड को अपडेट करते हो, नए फीचर्स ऐड करते हो। ये मोस्टली वही कंपनी होती है जिसने आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया होता है, वही आपकी मेंटेनेंस करती है, नए फीचर्स ऐड करती है, और अपडेट्स हैं, एरर्स आते हैं, उनको हैंडल करती है, वो मेंटेनेंस है। तो ये होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड डिफरेंट फेजेस हैं। हमने देखा रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में क्या होता है, हमने देखा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमने देखा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने डिज़ाइन फेज का देखा, उसमें हम क्या करते हैं, कोडिंग में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या होता है। तो ये चीज़ें आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनको आपने लाजमी करना है। इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। आपका जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो बोर्ड का एग्जाम है, उसमें आपके 4 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 से। आप इसको अच्छे से करते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करो बच्चों। और आपको कोई भी टॉपिक मुश्किल लगे बच्चों, कमेंट्स में मुझे अपनी क्यूरी आपने सेंड करनी है, मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसकी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा बना के। और लाजमी ये कीजिएगा आप लोग। अच्छा, उसके बाद जी सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज हमारे पास हैं, उसमें पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, और ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर मॉडल है। सिक्वेंशली आपके पास स्टेप्स होते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यूज़ करते हैं, वेयर ईच फेज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट बिगिंस, कि जहाँ पे हर फेज को पहले कंप्लीट किया जाता है, फिर हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं, वो फिर नेक्स्ट फेज हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं। मतलब हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को पहले कंप्लीट करेंगे बिफोर गोइंग टू डिज़ाइन फेज, और डिज़ाइन फेज को हम पहले कंप्लीट करेंगे बिफोर गोइंग टू कोडिंग फेज। इसमें ये होता है कि सारी टीम एक ही जगह पे लगी होती है, अपने सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे लगा रही होती है, और ये एक रिजिड मॉडल होता है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जो मेन इसका आपके पास क्या है, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, बस एक जहन में रख लीजिएगा, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे वाटरफॉल मॉडल, जहाँ पे आपके पास क्लियर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होंगी, पहले से क्लियर होंगी। आप यूज़र को पहले से पूछ लेना भाई कि कुछ चेंजेस तो नहीं चाहिए बीच में आपके मिड वे प्रोजेक्ट में। वो कहेगा नहीं सर, हमारी जो स्टार्ट में हमने जो चीज़ कह दी है यही आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे आप पूछ लेंगे, उससे आप दोबारा भी पूछ लेंगे, भाई मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कोई चेंजेस तो नहीं है। वो जब कहेगा नहीं सर कोई चेंजेस नहीं है, फिर आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ करो। लेकिन एक यूज़र ऐसा है, वो कहेगा सर हमें चेंजेस चाहिए होती हैं,
हमने यूज़र की नीड के हिसाब से सॉफ्टवेयर, हमें अपडेट्स चाहिए होती हैं, अपडेट करना होता है, चेंज करना होता है, तो वहाँ पे कभी भी आप भूल के भी वाटरफॉल मॉडल ना यूज़ करना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। तो आपको ना क्लियरली पता होना चाहिए कि वाटरफॉल मॉडल कब यूज़ करते हैं। और इसमें आपके पास क्या है, वंस वी हैव अ क्लियर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूज़र देन वी कैन यूज़ वाटरफॉल मॉडल। अच्छा जी, एग्जाम्पल है फिनिश डिज़ाइन फर्स्ट देन कोडिंग देन टेस्टिंग, यही वाली बात जो मैंने आपसे डिस्कस की। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अगर हम देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्टेट वन मेजर लिमिटेशन ऑफ अ waterfall model. Its major limitation is that it is not flexible to changes once a phase is completed. कि एक फेज अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना नामुमकिन नहीं है और तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना, आपको दोबारा से फिर सॉफ्टवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर को दोबारा से बनाना पड़ता है और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आपके पास क्या है, इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये आपके पास क्या है, इससे आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कह रहे जी, एग्जाम्पल इफ अ यूजर वांट चेंजेस लेटर इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। इसको डिफिकल्ट होता है, देखो ना यहाँ डिफिकल्ट लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं लिखा हुआ, डिफिकल्ट होता है। और ये वही है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक घर बनाना शुरू कर दिया है कंट्रैक्टर ने, और बाद में आप आए, आपने कहा ये कमरा तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो अब तो घर तो बन गया। तो अब इसका मतलब ये है, वो कहेगा सर अच्छा फिर ठीक है, हम इसको फिर दोबारा बना लेते हैं। अब इसका मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, आप दोबारा इसको बनवा सकते हो या नहीं बनवा सकते। ठीक है ना, तो मतलब इसमें, लेकिन जो अजाइल मेथोडोलॉजी है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आपके पास क्या है, स्प्रिंट्स होते हैं, हम डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ और चीज़ें बनवा रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, अजाइल मेथोडोलॉजी है। तो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी मॉडल एक स्ट्रिक्ट मॉडल है, ठीक है, और जिसमें चेंजेस बिल्कुल भी पॉसिबल, मुश्किल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसको दोबारा चेंज करना। तो अच्छा, अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, अजाइल मेथोडोलॉजी डिवेलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल साइकिल्स। कोई भी सॉफ्टवेयर जो अजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू बनेगा उसमें ना छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं, यानी फेजेस होते हैं, कार्ड स्प्रिंट्स, उसको हम स्प्रिंट्स बोलते हैं, विद कंटिन्यूस फीडबैक, और वो उसमें कंटिन्यूस फीडबैक होता है यूजर का। ठीक है, अब एक घर है फॉर एग्जांपल, एक जो है ना, एक घर आपने बनवाना है, और आपने कंट्रैक्टर को दिया। अब वो कंट्रैक्टर कोई भी काम करेगा, वो कंटिन्यूसली आपसे अपडेट लेता रहेगा, आपको अपडेट देता रहेगा, आपको कहेगा सर मैंने ये किचन बना दिया, एक दफ़ा चेक कर लें, ये चीज़ बना ली मैंने, चेक कर लें, आप ये चेक कर लें, ये सही बना है नहीं बना, आप इसको देख लें, इसको देख लें, आप कंटिन्यूसली कंटेक्ट में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो घर बनेगा आपकी नीड के हिसाब से बनेगा। अच्छा, अब वही वाटरफॉल के थ्रू एग्जाम्पल ये है कि कंट्रैक्टर को आपने दे दिया घर बना के, और वो जो है ना, और जब उसके बाद आपने उसको देखा बाद में आके, उसने आपसे कोई उसके बारे में नहीं पूछा, बाद में उसने घर बना दिया, बाद में जब आपको पता लगा इसमें ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए था, आपने 100 उसमें नुक्स निकाल दिए, इसका मतलब है अब उसको चेंज करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो अजाइल मेथोडोलॉजी में छोटे छोटे स्प्रिंट्स होते हैं और छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपडेटिंग अ मोबाइल ऐप एवरी 2 वीक्स विद न्यू फीचर। जैसे एक मोबाइल ऐप है, हर 2 हफ्ते के बाद नए फीचर्स के साथ जो है ना मार्केट में वही आ जाती है, वो चीज़ अपडेट होती रहती है। और जिसमें आपके पास लिमिटेशंस बहुत हैं, और इसकी लिमिटेशंस हैं, बेनिफिट्स भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है, अजाइल इजीली अडेप्ट टू चेंजेस यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट्स को इजीली हम चेंज अडेप्ट कर सकते हैं, और जिससे हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बनता है। एडिंग न्यू फीचर क्विकली व्हेन यूज़र रिक्वेस्ट इट, कि यूज़र जब भी रिक्वेस्ट करेगा आप नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है जी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली मर्जिंग, जो रेगुलरली हम मर्ज करते हैं, एंड टेस्ट न्यू कोड इनटू मेन प्रोजेक्ट। मेन प्रोजेक्ट है जिसमें आप रेगुलरली मर्ज मर्ज का मतलब है ऐड करना और उसको टेस्ट करना। डेवलपर्स अपलोड कोड डेली एंड टेस्ट इट ऑटोमेटिकली,
कि जो डेवलपर्स हैं कोड डेली अपलोड करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है कि मेन प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास अपडेट चीज़ें हो रही हैं, स्प्रिंट्स आ रहे हैं और आपका कोड जो है ना उसमें ऐड हो रहा है, मर्ज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। मतलब पहले एक स्प्रिंट आ गया, फिर उसके बाद दूसरा स्प्रिंट, फिर तीसरा साइकिल, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर बनता चला जाता है। ये जाइल मेथोडोलॉजी में होता है। अच्छा, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चों, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम ना कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते शुरू में बैठ के कि इतने पैसे लगेंगे। वाटरफॉल में हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हम इतने में बना के दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें पहले से पता है। क्योंकि अजाइल में यूज़र की नीड के हिसाब से चेंजेस आ रही होती हैं, ना हम यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन सही से कर सकते हैं और ना ही हम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बता सकते हैं कि सर इतने दिनों में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं अजाइल की। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि जो स्प्रिंट्स, जो आपके एप्स जो डेवलपमेंट हो रही होती हैं, उस कोड को आप इकट्ठा करते हो मेन प्रोजेक्ट के अंदर और वो इकट्ठा होता रहता है। बट इस पेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है? पेयर का मतलब है दो प्रोग्रामर्स मिल के काम करते हैं किसी भी सेम कोड के ऊपर कंप्यूटर में। वन राइट कोड वाइल अदर रिव्यू इट। एक जो है ना कोड को राइट करेगा और दूसरा क्या करेगा, रिव्यू करेगा। मतलब आपके पास दो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो आपके पास क्या है, एक के पास कंप्यूटर है, ठीक है, दूसरे के पास भी कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, और आपके पास क्या है, दो जो लोग हैं आपके कोड को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे। एक बनाएगा, एक प्रोग्रामिंग करेगा, दूसरा उसको रिव्यू करेगा, यानी कोड रिव्यू जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना दो लोगों की राय इसमें आ जाएगी, सॉफ्टवेयर अच्छा बनता है। इसको बोलते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, प्रोजेक्ट प्लानिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग? प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग टास्क, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। हमने ना इस टास्क को डिसाइड करना होता है, टाइम डिसाइड करना होता है, कॉस्ट डिसाइड करनी होती है, रिसोर्सेज कौन कौन से लगेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। प्लानिंग हाउ मैनी डेवलपर्स एंड डेज आर नीडेड टू मेक अ वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनानी है, तो आप एक प्रोजेक्ट जो प्लानर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है कि कितने डेवलपर्स चाहिए और कितने दिन चाहिए कि एक वेबसाइट हम वो बना सकेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग बोलते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन आप सब लोगों को पता है बच्चों, नाम से जाहिर है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, उसमें सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। उसकी टोटल कॉस्ट को किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, यहाँ लिखा हुआ है, कॉस्ट एस्टिमेशन इज कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट नीडेड टू कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। उसमें आपके टीम का साइज देखेंगे, कितने लोग हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। उनकी सैलरीज आपने देखनी है, पर आवर कितना, क्या रेट है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, टेक्नोलॉजी स्टैक्स क्या है, ठीक है जी। कुछ अनफोर्सीन्स होते हैं, कंटिजेंसी फंड्स होते हैं, सारा कुछ उसमें ऐड करके आप कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि टूर पे जा रहे हो आप, किसी ट्रिप पे जा रहे हो, आप कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे कि जी आपका गाड़ी वाला कितना लेगा, होटल वाला कितना लेगा, खाने पीने का कितना लगेगा, आपका शॉपिंग का कितना लगेगा। तो वो कॉस्ट एस्टिमेशन है। इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितने कॉस्ट लगेगी, कितने पैसे लगेंगे, वो उसकी एस्टिमेशन की जाती है। ये प्रोजेक्ट प्लानर करता है, जो प्रोजेक्ट आपके पास मैनेजर होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट लोग होते हैं। और प्रोजेक्ट जो डेवलपर होते हैं वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है एक्चुअली वो क्या काम कर रहा होता है, वो एक्चुअली एस्टिमेशन करता है, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग करता है। अच्छा, वही प्रोजेक्ट जो मैनेजर है रिस्क असेसमेंट भी करता है कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट इफेक्ट कर सकता है इन फ्यूचर। अब हम करंट में बैठ के फ्यूचर से रिलेटेड जो है ना रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, ड्यूरेशन है, बढ़ सकती है या इफेक्ट हो सकता है। रिस्क ऑफ डिले और सिस्टम फेलियर, सारा कुछ हम ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके फॉर एग्जांपल कोई आपके एक्सपर्टीज़ हैं, आपके टीम डेवलपर्स हैं, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें
या वो टाइम पे आए ही ना, या वो रिज़ाइन करके चले जाएं, उस केस में क्या करेंगे? आपके हार्डवेयर फेलियर आ जाए, उस सूरत में आप क्या करोगे? आपके पास सॉफ्टवेयर्स ना अवेलेबल हों, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हो, आप गूगल आपने गूगल से सर्विसेज ली हैं, और आपने मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज ली हैं, तो लेकिन वो आपको टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे, तो उस केस में आपके पास क्या है? आपके पास बैकअप प्लान होने चाहिए, और वो सारा रिस्क असेसमेंट होता है जो आप करते हो, ठीक है ना? जिसमें सारे रिस्क फैक्टर्स आपने काउंट करने होते हैं। लाजमी नहीं है कि वो रिस्क फैक्टर आएंगे इन फ्यूचर, लेकिन उसको असेस करना लाजमी होता है, उसकी प्लानिंग करना लाजमी होता है। मे बी वो आए या ना आए, वो एक्चुअली प्रेजेंट अकर हो इन फ्यूचर या ना हो, लेकिन आपने उसको प्लान करना होता है, उसको असेस लाजमी करना होता है। अच्छा जी, रिस्क, व्हाट इज रिस्क मिटिगेशन? रिस्क मिटिगेशन मींस taking steps to reduce or control रिस्क। जो आपने ना स्टेप्स लेने होते हैं, जिसमें आप जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं उनको आपने कंट्रोल करना होता है, उनको रिड्यूस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली का बैकअप रखो, आप डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए। आपके पास एक डेवलपर काम कर रहा है, आपके पास ये टीम है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, तो आपके पास एक्स्ट्रा से भी एक टीम, आपके पास फ्रीलांसर मौजूद होने चाहिए। इन केस के ये कहें सर हमने काम नहीं करना, या ये बंदा जो बीमार हो जाता है, या ये शादी पे चला जाता है, या कोई भी इसका इशू है, तो आपका सॉफ्टवेयर आप इन लोगों से करवा सकते हो। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ जो है ना वेबसाइट्स होनी चाहिए जहाँ से आपके सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो आपके पास प्लान होने चाहिए जिससे आप चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हो। तो मतलब अल्टरनेट प्लान बना के रखो ताकि रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज करो, रिड्यूस करो, उनको कंट्रोल कर सको। आपके पास प्लानिंग हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, व्हाट हैपेंस इन द एग्जीक्यूशन फेज? एग्जीक्यूशन फेज क्या होती है? एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो एक्चुअल जो आपके पास डेवलपमेंट काम होता है, जो एक्चुअल काम जो करने वाला है, जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन फेज होती है। और जिसमें कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम, जिसमें हम कोडिंग करते हैं और सिस्टम को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? एक्चुअली एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन फेज होती है। प्रोजेक्ट आपके पास क्या है? प्लानिंग की। क्वालिटी एश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूज़र्स ने, जो कंपनी ने सेट कर दिए हैं, या यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो करेक्टली सही काम कर रहा है, वो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है। QA एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, लोग होते हैं। वो आके क्या करते हैं? उस कोड को चेक करते हैं जो आपने कंप्यूटर पे बनाया है। वो कंप्यूटर पे बनाया है, उस कोड को देखेंगे जो आपने कोड लिखा हुआ है, और साथ में वो ना रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, जो यूज़र की जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखेंगे। और एक बंदा उसको देख के आप चेक करेंगे कि आपका जो कोड है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है या नहीं है, तो ये लाजमी होता है। अच्छा जी, डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं? व्हाट इज सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या होते हैं जी? फ्रेमवर्क एक रीयूजेबल टूल्स होते हैं दैट हेल्प्स बिल्ड सॉफ्टवेयर फास्टर, जो सॉफ्टवेयर्स को जल्दी से बनाते हैं और टाइम हमारा सेव करते हैं। ये आपके पास जैसे जेंगो है, लारावेल है। लारावेल जो है ना, ये PHP का फ्रेमवर्क है। PHP स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जेंगो जो है ना, ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, फेमस वेब डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो इसमें आपके पास बने बनाए थीम्स, आपके पास हेडर्स होते हैं, आपके पास इसमें लॉगिन्स होते हैं, इसमें आपके पास फॉर्म्स होते हैं, तो इसमें फुटर्स होते हैं, इसमें हर चीज़ बनी बनाई होती है। आपने उनको क्या करना होता है? प्रॉपरली अरेंज करना होता है, उसको सेट करना होता है। जैसे सिंपल वर्ड प्रेस पे अगर आपने काम किया हो, ये उस वैसे ही होता है, बस इसमें आपने ना ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने फास्टर स्पीड, आपकी कोडिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो ये आपके पास क्या है? टेम्पलेट्स होते हैं, और ये स्पीड बढ़ा देते हैं। वट आर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स? ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं जो कॉमन सॉफ्टवेयर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए।
अक्सर प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके जो इश्यूज आते हैं, ये आज आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बाकी लोग भी आज ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपसे पहले भी कई लोग हैं, उनसे वो जो लोग पहले आज उनसे पहले भी कई लोग थे जो प्रोग्रामिंग करते थे। तो जो पहले के लोग होते हैं, जो जिन्होंने पहले से जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको जो इश्यूज आते थे, उन्होंने उनको एक स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन दे दिया कि आप उनको ऐसे सॉल्व करना, यानी हमें जो है ना वो एक वे बता रहे हैं कि आपने ऐसा करना है बच्चों। जैसे मैं एज ए टीचर आपको बताता हूँ, बेटा आपने ऐसे प्रोग्राम बनाना है, मेरी राय आपके साथ आ जाएगी, फिर आप आसानी से प्रोग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो प्रोग्रामर फेस करते हैं, उनको मीट अप करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए दे इम्प्रूव कोड क्वालिटी। ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, इससे हमारी कोड की क्वालिटी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, और उनको फिर हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। तो डिज़ाइन पैटर्न्स हमारे पास क्या हैं, ये ऐसे समझ लो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास हम कोड को कि प्रॉब्लम्स जो आते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स हैं हमारे, जो ICS पार्ट 1 में कुछ 4 डिज़ाइन पैटर्न्स दिए हुए हैं। काफ़ी पैटर्न्स हैं, आगे आप पढ़ोगे यूनिवर्सिटीज़ में, ये 20+ पैटर्न्स हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, तो वो आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ोगे। अभी 4 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। सिंगलटन पैटर्न क्या होता है? सिंगलटन पैटर्न में ये होता है कि आपके पास क्या है, इट इंश्योर्स ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एग्जिस्ट इन अ प्रोग्राम, वन डेटाबेस कनेक्शन, कि डेटाबेस का एक ही कनेक्शन है और उसको सारे यूज़ कर रहे हैं। कि आपने ना एक दफ़ा एक चीज़ का कोड एक दफ़ा बनाओगे, बस आप उसको बार बार नहीं यूज़ करोगे। मतलब कोई भी चीज़ है एक दफ़ा बना के रखोगे और उसी कोड को आप मुख्तलिफ जगहों पे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक कोड यहाँ पे एक बनाया और इस कोड को आपने यूज़ करना है, आप इस कोड को यहाँ पे रख सकते हो इसके ऊपर, ये बना बनाया कोड है। एक और आपने फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, और ये वाला कोड पहले से बना के रखा हुआ है, आप इसको यहाँ रीयूज़ कर सकते हो। मतलब एक ही कोड है, ये इस जगह पे भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन पैटर्न बोलते हैं। कि आपका एक कोड होता है, आप एक दफ़ा बनाते हो, एक इंस्टेंस बनाते हो और उसको फिर मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, डिफरेंट फाइल्स के अंदर उसी कोड को रीयूज़ करते हो। इससे आपके पास क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन पैटर्न बोलते हैं आपके पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ फैक्ट्री पैटर्न, क्या होता है? ये भी एक डिज़ाइन पैटर्न है। अब डिज़ाइन पैटर्न 4 हम डिस्कस करेंगे, सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर और स्ट्रेटजी पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न क्या है? इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग क्रिएशन डिटेल। आप एक ऑब्जेक्ट्स बनाते हो जिसमें आपने ना वो कैसे बना है वो डिटेल आप यूजर से शेयर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बनाती है कंपनी, फैक्ट्री, आप एक यूजर को नहीं बताती वो गाड़ी कैसे बनी है। गाड़ी बनी है जी, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी बनाई, एक फैक्ट्री से गाड़ियां बन के निकल रही हैं, फैक्ट्री पैटर्न है, और वो कैसे बनी है यूजर का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। यूजर ने आना है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी खरीदनी है, लेके चली जानी। आप किसी होटल पे जाते हो, आपने कोई फूड ऑर्डर किया, आपका कोई कंसर्न नहीं है कि वो कैसे बना है, आप सिंपली वो चीज़ खाते हो और पेमेंट करके चले जाते हो। अच्छा, फैक्ट्री है वो आपका चीज़ें बना के देती है और वही आपको डेवलप करके देती है। वो चीज़ कैसे बनी है, वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो इसमें भी यही है कि आपके पास क्या है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं लेकिन उसकी डिटेल को छुपाते हैं यूज़र से, ठीक है, वो कैसे बना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फैक्ट्री पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री पैटर्न। और ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं, गाड़ी की एग्जांपल दे दी और मैंने फूड की एग्जांपल दी। ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है? एक फॉर एग्जांपल एक सोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरा एक यूट्यूब ये चैनल है बच्चों, पिग्स बिट्स के नाम से मेरा एक चैनल है। मैं इसी की एग्जांपल दे देता हूँ, इससे मेरी ना थोड़ी सी पब्लिसिटी भी हो जाएगी चैनल की और आपको एग्जांपल भी समझ आ जाएगी। पिग्स बिट्स स्किल्स डेवलपमेंट के नाम से बच्चों ये चैनल है। सब अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने जो है ना कुलीग्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, अपने सोशल मीडिया हैं, बस ये मुझे फेवर करें आप,
और ये स्किल्स डेवलपमेंट के नाम से ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी वेबसाइट भी है pigsbits.com के नाम से। अच्छा, अब इस चैनल के यूपर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि एक सोर्स है, मेरी एक ये यूट्यूब चैनल एक सोर्स है, यहाँ से आप लोग कनेक्टेड हैं इससे, और जो भी मैं अपलोड करूँगा सबके पास नोटिफाई होगा वो। जैसे फेसबुक है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई व्हाट्सअप के ऊपर कोई मैसेज आता है, आपके 200 मेंबर्स हैं, व्हाट्सअप चैनल है। अच्छा स्टूडेंट, मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन करें माइंड यूअर कोड के नाम से, माइंड यूअर कोड, ये भी आप इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। माइंड यूअर कोड, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, इसमें डेली बेस के ऊपर मैं कोड, छोटे छोटे कोड डिस्कस कर रहा होता हूँ। माइंड यूअर कोड, अब इस जो व्हाट्सअप चैनल है इसके ऊपर मैं कोई भी एक पोस्ट या शेयर करूँगा तो वो सबके पास जाएगी। तो ये ऑब्जर्वर पैटर्न है कि एक सोर्स के साथ अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल लोग कनेक्टेड हैं तो एक मैसेज सबके पास जाता है। जैसे स्कूल की बेल होती है, कॉलेज की बेल होती है, सबके पास नोटिफाई हो जाएगा, जितने भी टीचर्स हैं उनको पता लग जाएगा लेक्चर स्टार्ट हो गया या लेक्चर एंड हो गया, तो वो सबके पास मैसेज जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर पैटर्न है। अच्छा, स्ट्रेटजी पैटर्न जी लास्ट में हम देखते हैं स्ट्रेटजी पैटर्न क्या है। स्ट्रेटजी पैटर्न में ये होता है, इट अलाउज चूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम एट रन टाइम। एक रन टाइम के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम आप यूज करते हो, यूजर को अलाउ करता है कि आप रन टाइम के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम का मतलब होता है कि स्टेप, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, एक टास्क है जिसको आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हो रन टाइम के ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी पैटर्न। आपने ऑनलाइन कोई चीज़, आपने फॉर एग्जांपल कोई ईद है, जैसे आपने कोई भी ऑनलाइन कोई वेबसाइट विजिट की, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पसंद आई, अब आपने ऐड टू कार्ट किया। अच्छा, उसके बाद पेमेंट मेथड आ गया, अब आपके पास वो कहते हैं जैज़ कैश कर सकते हैं सर आप, जैज़ कैश एक मेथड है। उसके बाद इजी पैसा कर सकते हैं, अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्या है और ऑप्शन, आपके पास क्या है जी, आप ना कैश ऑन डिलीवरी है। अब इसका मतलब है मेरे पास जो है ना कैश ऑन डिलीवरी। अब इसका मतलब है रन टाइम के ऊपर ये कोई भी ऑप्शन है, यूज़र इनमें से सिलेक्ट कर सकता है। एक बंदा है, उसके पास जैज़ कैश नहीं है, इजी पैसा भी नहीं है, उसके पास अकाउंट्स, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट का भी कोई इशू है, वो कैश ऑन डिलीवरी जो है ना इसके ऊपर टिक कर देगा। तो इसका मतलब है रन टाइम के ऊपर उसने ये एल्गोरिदम, ये आपने एक मेथड है उसने यूज़ किया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पेमेंट ही करनी है ना, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी पैटर्न। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी पैटर्न। आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये आप हो और ये आपका कॉलेज है और डिस्टेंस है जी फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर, तो आप दो तरीके से जा सकते हो, तीन चार आपके पास वे, आप पैदल जा सकते हैं, पैदल चल के जा सकते हैं, या आप मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, रिक्शे पे जा सकते हैं, गाड़ी पे जा सकते हैं, बस पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है जाना आपने कहाँ है, कॉलेज, घर से कॉलेज की तरफ, लेकिन आपके पास डिफरेंट वे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजी पैटर्न होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है डीबगिंग एंड टेस्टिंग। बच्चों क्या है, डीबगिंग इज फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम, रिमूविंग साइंटैक्स एरर है, डिफरेंट एरर्स हैं, रन टाइम्स एरर्स हैं, लॉजिकल एरर्स हैं। डीबगिंग एक्चुअली क्या होती है, बग्स किसको बोलते हैं, एरर्स को बोलते हैं। डीबगिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको डीबगिंग बोलते हैं। डीबगर्स आपके पास टूल्स होते हैं, जैसे आपके पास हमने डिस्कस किया था इस एमसीक्यूज में भी, प्रीवियस वीडियो भी लाजमी देखिएगा, और इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो डिटेल से एमसीक्यूज भी की वीडियो भी बनाई हुई है बच्चों, वो भी लाजमी देखिएगा। इससे पहले एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे भी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी, व्हाट डज अ डीबगर डू। डीबगर क्या करता है, डीबगर हेल्प्स ट्रैक एंड टेस्ट कोड टू फाइंड मिस्टेक्स। इसमें क्या करेगा, ट्रैक करेगा मिस्टेक्स को, और ट्रैक एंड टेस्ट कोड टू फाइंड मिस्टेक, जिसमें हम मिस्टेक्स को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, और जिसमें से हम मिस्टेक्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। चेकिंग वेरिएबल्स वैल्यू स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं।
GDB है एक फेमस, आपके पास क्या है बच्चों, एक डीबगर टूल है जिसमें हम अपने कोड को ट्रैक करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, मिस्टेक्स को देखते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज को चेक करते हैं। तो ये होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ये 30 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर कर लूँगा। वीडियो की लेंथ ज़रा इंक्रीज होगी है। फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें और लेक्चर का फीडबैक लाजमी मुझसे शेयर करें। कोई भी वीडियो आपने बनवानी हो, आपको कुछ डिफ़िकल्ट लग रही हो, आप किसी भी कॉलेज से हैं, किसी भी अकेडमी से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप लाजमी मुझे शेयर करें, कमेंट्स करें, तो मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।